नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मसूर की खेती के बारे में। जानेंगे कि किस तरह से मसूर की खेती करनी चाहिए, किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सके। इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार दोहरे जी, जो कि प्राध्यापक हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मसूर की खेती के बारे में, तो सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए मसूर की खेती क्यों आवश्यक है। देखिए किसान भाइयों, आपकी जो खरीफ की फसल है वो तैयार हो चुकी है। आपकी धान की कटाई होने के बाद आपको रबी में जी जो दलहनी फसल है उनको उगाना है। दलहनी फसल में मसूर एक बहुत ही उपयुक्त फसल है जिसको हमारे किसान भाई उगा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी क्योंकि दलहनी फसल होने के नाते ये बहुत सी जो हमारी नमकीन है या बहुत सी और तरह की जो इसकी ज़रूरत होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो मसूर एक बहुत ही लाभप्रद फसल है जिसको हमारे किसान भाइयों को उगाना चाहिए। जी सर, जो मसूर की खेती है उसकी बुआई कब करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, मसूर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि अगर वो समय पे किसी भी फसल को बोते हैं तो उनका उत्पादन बहुत ही अच्छा, या जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा संस्तुत किया गया है उत्पादन, उतना प्राप्त हो जाता है। अगर हम देर करेंगे तो उसी हिसाब से जो पैदावार है वो घटने लगती है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि बहुत ही उपयुक्त समय है इसका। आप 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको फसल आपकी धान की देर में तैयार हो रही है तो बहुत ज़्यादा अगर लेट करेंगे या देर से बोई जाने वाली प्रजातियां भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं, जिसको दिसंबर प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई अवश्य कर दें। क्योंकि ये अगर समय से बुआई रहेगी तो उत्पादन आपको अच्छा प्राप्त होगा। जी, तो सर बुआई करते समय जो है किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखें हमारे किसान भाई बहन। देखिए, सबसे पहले तो भूमि का चुनाव बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ पे जल भराव ना हो, इस तरह की भूमि हो जो उपयुक्त हो, दोमट भूमि हो, उसको हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उसका चुनाव करें। जी और उसी दोमट भूमि में अगर आप मसूर की खेती करते हैं तो आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा उनको प्राप्त होगा। जी सर, सब भूमि की आपने बात की, तो भूमि में उसका पीएच जो मान होता है सर वो कितना होना चाहिए ताकि किसान भाई बहन को भी इस बात का वो रहे कि हाँ हमें इतने मान पे ही हमें जो है इसकी बुआई करनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, आपने इसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि क्या क्या सुझाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, कितने पीएच पे कौन सी फसल उगानी है। इसके लिए आपने एक मृदा परीक्षण करवाया होगा। मृदा परीक्षण में आपकी भूमि का पीएच कितना है और कौन सी फसल उसमें उपयुक्त पाई जा रही है, उसी फसल को हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि बोएं। 7 पीएच 7.5 पीएच तक जो माना जाता है कि उपयुक्त रहता है, उसके ऊपर सोडिक हो जाती है और उसके नीचे अम्लीय हो जाता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जो उपयुक्त पीएच वाली भूमि है उसी का चुनाव करें। उसी पे दलहनी खेती, जैसे हमारी मसूर की खेती हमारे किसान भाई करना चाहते हैं तो उसी को कर सकते हैं। जी सर, अगर हम प्रजातियों की बात करें तो जो मसूर की खेती के लिए किस तरह की प्रजातियों का चुनाव हमारे किसान भाई बहन को करना चाहिए। किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है प्रजातियाँ। जी, क्योंकि अगर उपयुक्त आपकी जो संस्तुत किया गया है, आप किस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, या सेंट्रल यूपी में या बुंदेलखंड रीजन में, जहाँ भी हैं आप, उसी हिसाब से आप प्रजातियों का चयन करें जो वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाया गया है। और हमेशा अच्छी प्रजातियाँ लें। और जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जो हमारे बीज गोदाम हैं, मतलब अधिकृत जो भी हैं, वहीं से आप प्रजातियों का चुनाव करें और वहीं से प्रजातियां लें। प्रजातियों में नरेंद्र मसूर एक है जो हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। हमारे किसान भाई इसको भी ले सकते हैं। इसकी पैदावार भी 18 से 20 कुंतल लगभग प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि नरेंद्र मसूर एक का चुनाव कर सकते हैं जो 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। उसी तरह से नरेंद्र मसूर 2 है, उसको भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और DPL 62 ये भी अच्छी प्रजाति है, हमारे किसान भाई इसको भी ले सकते हैं।
इसका उत्पादन भी लगभग 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर जी। प्राप्त हो जाता है। 115 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और ये प्रजातियां हैं जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। पंत मशहूर 5 एक प्रजाति है जो अच्छी प्रजाति है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि पंत मशहूर 5 भी ले सकते हैं। 18 से 20 कुंतल जी। प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन प्राप्त हो जाता है और 130 से 135 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। उसी तरह से पंत मशहूर 4 एक प्रजाति है जो हमारे किसान भाई इसको भी बो सकते हैं। इसका भी उत्पादन अच्छा है। 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसका भी उत्पादन है और 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। जी। पूसा वैभव एक प्रजाति है। हमारे किसान भाई पूसा वैभव को भी ले सकते हैं। इसका भी चुनाव कर सकते हैं अपने खेत में बुवाई के लिए। इसका उत्पादन 16 से 18 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। HUL 57 ये एक प्रजाति है जो मालवीय विश्वनाथ के नाम से जानी जाती है। ये BHU द्वारा विकसित की गई है। तो हमारे किसान भाई इसका भी चुनाव कर सकते हैं और 18 से 22 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसका भी उत्पादन हो जाता है और 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। एक शेखर प्रजाति है, शेखर 3 हमारे किसान भाई ये ले सकते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति है। इसको भी चुनाव कर सकते हैं किसान भाई, जो कि 15 से 18 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन प्राप्त हो जाता है और ये भी जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत है और 110 से 115 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। ये थोड़ा सा कुछ कम टाइम लेती है, तो हमारे किसान भाई इसका भी चुनाव कर सकते हैं। शेखर 2 प्रजाति है जो कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा ही विकसित की गई है कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। तो हमारे किसान भाई इसको भी ले सकते हैं, जो कि 18 से 22 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसका भी उत्पादन प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से पंत 8 है जो पंत L 063 के नाम से जानी जाती है। इसका भी चुनाव कर सकते हैं हमारे किसान भाई। इसका भी 16 से 18 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता है और 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। पंत 6 है एक प्रजाति, हमारे किसान भाई इसको भी ले सकते हैं। इसी तरह से पंत 7 भी है। तो ये बहुत सी प्रजातियां हैं जो उपलब्ध हैं, हमारे किसान भाई इनका भी चुनाव कर सकते हैं। मतलब ये मुख्य रूप से वो प्रजातियां हैं जिनका हमारे किसान भाई बहन आसानी से जो है उपयोग कर सकते हैं और जो मसूर का उत्पादन है उसको अधिक और अधिक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, अगर हम यहाँ बीजों की बात करते हैं तो कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन जो बीज हैं मसूर के उनको बोएं? जी किसान भाइयों, देखिए बहुत सी भ्रांतियां हैं कि बहुत ज़्यादा बीज डालने से उनका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा। ये बिल्कुल कतई गलत है और इसका प्रयोग ना करें। इससे आपका 2 तरह से नुकसान होता है। एक तो आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है, ज़्यादा बीज खरीदने से आपको नुकसान होगा। तो जो संस्तुत किया गया है इसकी संस्तुति है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मसूर के बीज का चुनाव कर सकते हैं, मसूर के बीज का वो प्रयोग कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जो संस्तुत किया गया है उतना ही बीज लें। ज़्यादा बीज डालने से कोई ज़्यादा उपज नहीं होगी, ऐसी भ्रांतियां हैं, इसको कतई ना करें। जी, तो सर बीजों का चुनाव कहाँ से करना चाहिए कि अच्छे बीज हमें इस जगह से प्राप्त होंगे, तो ये जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए किसान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी क्षमता है बीज खरीदने की, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप बीज खरीदें। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके पास बीज खरीदने की क्षमता नहीं है तो आप अपना पुराना बीज होगा उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस उसका ध्यान ये रखना है, चूँकि वो आपकी दलहनी फसल है जो आप खाने के लिए प्रयोग कर रहे होंगे, उसको बीज में परिवर्तित कर देना है। उसके लिए आपको चाहिए कि जो बीज छान लें और जो बोल्ड सीड हो, बोल्ड बीज हो, उसको इकट्ठा कर लें और उसमें आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर इस माध्यम से बीज का उपचार कर दें। तो अगर बीज का उपचार कर देंगे 10 से 15% आपकी जो उत्पादन क्षमता है मसूर की, जो आप बोने जा रहे हैं, वो अपने आप ही बढ़ जाएगी, अगर आप बीज खरीदने की पोजीशन में नहीं है। तो अगर आप बीज खरीद सकते हैं तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हैं। आप आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है जो अयोध्या में स्थापित है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है जो कानपुर में स्थापित है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय है जो बांदा में स्थापित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित है। इन 4 कृषि विश्वविद्यालय में आप बीज खरीद सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी बीज गोदाम है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बीज गोदाम से बीज खरीदें, क्योंकि उसमें आपको अनुदान भी मिलता है। जी। तो 50% तक लगभग अनुदान मिल जाता है, तो बीज खरीदने में आपको, और वो आपके खाते में सीधे जाएगा जो अनुदान आएगा। जी। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो सरकारी बीज गोदाम से ही बीज खरीदें, जिससे कि उनकी क्वालिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। बिल्कुल। सर, ये तो बात हुई बीज की। सर, बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो किस तरह की खाद का प्रयोग करें हमारे किसान भाई बहन, ताकि जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जा सके? किसान भाइयों, देखिए, बहुत उपयुक्त बात है कि हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग की उसमें रहते हैं, जी। तत्पर रहते हैं। तो उस भ्रांति को कतई निकाल दें, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति, उसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कम होती जा रही है। उस मात्रा को बरकरार रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि एक तो हरी खाद का प्रयोग करें। जी। जब भी आपको मौका मिलता है, जैसे आपने धान की खेती की होगी, धान की फसल बोई होगी, उसके पहले आप हरी खाद के रूप में ढैंचा या सनई बो के और उसका मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दें, जिससे कि उसमें जीवाश्म की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब जीवाश्म की मात्रा बढ़ जाएगी, जो भी आप खाद एवं उर्वरक प्रयोग करेंगे अपनी भूमि में, तो वो आपको पूरा लाभ देगी। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपने मृदा परीक्षण करवाया होगा, मृदा परीक्षण में जितनी मात्रा बताई गई होगी जिन फसलों के लिए, उतनी मात्रा का ही प्रयोग करें, उर्वरक का और रसायन का। उससे ज़्यादा प्रयोग करने से आपकी भूमि खराब होगी। इस मसूर की खेती में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि 20 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास हमारे किसान भाई इस दर से प्रयोग करें। 20 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास। जी। और इसमें चाहिए कि 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से भी हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि प्रयोग करें, जिससे कि आपकी फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त हो सके। बिल्कुल। सर, सिंचाई की बात करते हैं अगर, तो किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था जो है हमारे किसान भाई और बहनों को करनी चाहिए, ताकि फसल को बहुत ज़्यादा पानी देना है कि नहीं देना है, ये जानकारी उन्हें होनी चाहिए? देखिए किसान भाइयों, आपको सिंचाई का जो ज़रूरत है फसल की, उतनी ही सिंचाई करें। ज़्यादा सिंचाई करने से आपकी फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि एक दलहनी फसल है। 1 या 2 सिंचाई इसके लिए आवश्यक है, बस उतनी अगर मात्रा में आप प्रयोग कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि सिंचाई करनी कब है। जी। तो पहली सिंचाई जब आपको करनी है, जो फूल आने के पहले करना है मसूर की खेती में। फूल आने के बाद सिंचाई ना करें। फूल आते समय अगर सिंचाई कर देंगे तो फूल झड़ जाएगा। जी। तो ये ध्यान रखना है कि जो पहली सिंचाई है वो फूल आने के पूर्व में करें, और फूल जब लगने लग जाए उस समय सिंचाई ना करें। और इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो उत्पादन है मसूर में अच्छा आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आपने फूल आते समय सिंचाई कर दी तो फूल झड़ेंगे और उसकी वजह से उत्पादन पे कुप्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो ध्यान ये रखना है हमारे किसान भाइयों को। जी। सर, मसूर की जो खेती होती है वो कितने दिन में पक जाती है? ये आपने कौन सी प्रजाति ली है, आपको ये ध्यान रखना है। जी। और वैसे तो 115 से लेके 130 दिन तक जी। जो इसकी अवधि है, जी। 100 कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। जी। कुछ ऐसी हैं जो 120 दिन, 125 दिन या 130 दिन। जी। 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 तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अवधि है वो 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जी। सर, आज आपने हमें इस विषय पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी ने जाना कि किस तरह से मसूर की खेती की जाए ताकि जो उसका उत्पादन है वो अधिक मात्रा में हो सके। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।